Good morning, everyone. In the previous class, we had discussed about debentures, the meaning of debentures, features of debentures, types of debentures, right? Now, Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, now we will discuss accounting treatment when debentures are issued. Okay. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। डिफरेंसेस क्या है मेन शेयर्स और डिवेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। जहां जहां शेयर कैपिटल आता था एंट्रीज में, उसकी जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है। और डिबेंचर्स के पहले हमेशा परसेंटेज लगेगी जो इंटरेस्ट रेट है। और अलॉटमेंट और कॉल्स की एंट्रीज में जहां जहां शेयर वर्ड आता था, जैसे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, उसकी जगह डिबेंचर वर्ड आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट एंड सो ऑन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now, if we also discussed that in case of debentures, debentures can be issued at discount also without any problem. So if debentures are issued at discount and the question does not specify when to treat that discount, whether on application or allotment or first call or second call, then we always treat discount at what time? Allotment. At the time of allotment, right? Now write down the entry when debentures are issued in lump sum, means entire amount is called in one go. First entry, bank account debit to debenture application and allotment account. Yes. Second entry, debenture application and allotment account debit. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी। देन टू, जब भी मैं डिबेंचर्स बोलूंगा वो अंडरस्टूड है, उससे पहले परसेंटेज लगनी है, जितने भी जो भी हमें परसेंटेज दी होगी इंटरेस्ट की। ठीक है। टू, डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू। जैसे शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है, ऐसे ही डिबेंचर्स के आगे भी हमेशा फेस वैल्यू आती है, चाहे डिबेंचर्स क्रेडिट हो रहे हो या डेबिट हो रहे हो, डिबेंचर्स अकाउंट। देन स्टार डाल के टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो डिस्काउंट आ जाएगा, इसलिए डिस्काउंट से पहले भी स्टार। और अगर एट पार इशू किए हैं तो ना डिस्काउंट आएगा ना प्रीमियम आएगा। और फिर स्टार डाल के टू बैंक अकाउंट रिफंड। अगर एक्सेस अमाउंट कुछ था जो रिफंड हो रहा है, उसके लिए टू बैंक अकाउंट। सर जी सर ये अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकता अगर एक्स्ट्रा है तो? अगर लंप सम में मंगाया है, इसका क्या मतलब है कि सारी कॉल्स एक ही बार में है, तो इसके बाद फिर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल कुछ अलग से थोड़ी मंगवाएंगे, पूरे पैसे एक ही बार मंगवा लिए एप्लीकेशन के साथ। ओके सर। रिटर्न दिस एंट्री। Yes, sir. बिल्कुल सेम है जैसा हमने शेयर्स के केस में लिखा था, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये डिस्काउंट ऑन इशू भी आ सकता है इसमें, बाकी सब बिल्कुल सिमिलर है। शेयर की जगह डिबेंचर आ गया, और जो मेन डिफरेंस है वो डिस्काउंट का है कि डिस्काउंट भी हो सकता है इशू पे। अगर इंस्टॉलमेंट्स में इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो अलॉटमेंट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ये लिख दो।
डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगेन जो हम शेयर्स के केस में एंट्री करते थे बिल्कुल सिमिलर रहेगी। डिफरेंस क्या है, एक डिस्काउंट ऑन इशू और ऐड हो जाएगा अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो एंट्री बिकम्स डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट विद अ स्टार, क्योंकि अगर डिस्काउंट होगा तभी आएगा ये। टू डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू अगेन, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ इशूड एट प्रीमियम। लिख लो ये एंट्री भी। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sanya wants to say something. Yes, Sanya. सर फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी ना, बैंक अकाउंट। कौन सी एंट्री? रिसीविंग की? हाँ, रिसीविंग तो आपने की। यस, रिसीविंग की एंट्री सेम रहेगी, बस उसमें शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। और अगर हमें इंस्टॉलमेंट पे मंगवाया है तो हम सेकंड एंट्री, जो फर्स्ट की सेकंड एंट्री होती है, उसमें हम एडजस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट कुछ आया था तो उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, जैसे शेयर्स में करते थे, बिल्कुल वैसे ही। ओके सर। ठीक है, बाकी एंट्रीज बिल्कुल सिमिलर रहेंगी, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ वही एंट्रीज लिखवा रहा हूं आपको मेनली, जिसमें कुछ चेंज आएगा, ये डिस्काउंट ऑन इशू की वजह से जो चेंज आ सकता है। शेयर्स हमने डिस्कस किया था, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेम थिंग कैन बी देयर इन केस ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो। डिबेंचर्स कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर परचेज ऑफ बिजनेस और एसेट्स, तो इसकी भी एंट्री बिल्कुल सिमिलर रहेगी। ठीक है, बस डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर इशू हो रहे हैं तो वो इंसर्ट हो जाएगा बीच में, ये भी एंट्री लिख लो। वेंडर को डेबिट करेंगे पूरे अमाउंट से। ठीक है, पहले हमारी एंट्री हुई होगी एसेट्स डेबिट टू वेंडर या एसेट्स टू लायबिलिटीज टू वेंडर, वो वाली एंट्री वही रहेगी। जो सेकेंड एंट्री होती थी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो सेकेंड एंट्री में क्या चेंज आएगा, वेंडर डेबिट, जितना अमाउंट हमने उसे देना है, परचेज कंसिडरेशन। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के आगे अमाउंट पेड प्लस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल डिबेंचर, जैसे हमने उसमें किया था, अमाउंट पेड प्लस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। लिख लो ये भी। Yes, sir. यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो आई रिपीट, दो मेन डिफरेंसेस सिर्फ आ रहे हैं, शेयर्स की जगह डिबेंचर्स आ रहा है, और जहां जहां पर भी ड्यू वाली एंट्री है, लमसम में या अलॉटमेंट में या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर्स के केस में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी आ सकता है, अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो। डिबेंचर्स, I already told you, debentures account is always debited or credited with the face value of debentures. If not specified, discount is applied at the time of allotment. This also we have discussed. Now, discount on issue of debentures, अगर discount पे issue हो रहे हैं debentures, तो ये discount कंपनी के लिए एक capital loss है। कैसा लॉस है? Capital loss है। It is to be written off in the same accounting year in which debentures are issued at discount. मतलब जिस ईयर में ये लॉस हुआ,
जिस ईयर में डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए उसी ईयर में इसको राइट ऑफ कर देना होता है, क्लोज कर देना होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। किसके थ्रू? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कुछ बैलेंस है तो उसके थ्रू राइट ऑफ कर देंगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस नहीं है या कम बैलेंस है तो जितना उसके थ्रू राइट ऑफ कर सकते हैं उतना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू राइट ऑफ करेंगे, बाकी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इस Yes, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? जर्नल एंट्री क्या हुई? Securities premium reserve Securities debit. premium reserve debit, statement of Debentures. profit and loss debit to discount on debentures. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये ध्यान रखना है, थोड़े बड़े बड़े नाम है लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, राइट एंट्री यू हैव टोल्ड। यू रिमेंबर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड एक सेक्शन हमने पढ़ा था शेयर्स में, कौन सा सेक्शन था वो? Yes, sir. 52. यस, व्हाट डज इट स्टेट? उसमें एक ये भी आता था ना, टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एक ये भी पॉइंट था उसमें। तो वो वाला पॉइंट अब यहाँ पे Yes, sir. अप्लाई हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, अब ये समझते हैं क्या मतलब है। whenever we take a loan we have to give some security. suppose बैंक से आप 50 लाख का लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले कहेंगे कि भाई अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो इसलिए हमें कुछ सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? वो कहेंगे आप अपने किसी एसेट के 50 लाख के आसपास के अमाउंट का कोई एसेट वो बताएंगे कि उनके उस एसेट के पेपर्स हमारे पास रखवा दो, उतने अमाउंट या उससे ज्यादा अमाउंट के जनरली। ठीक है, सपोज 70 लाख की एक बिल्डिंग थी हमारे पास, हमने उस बिल्डिंग के पेपर बैंक के पास रखवा दिए और जो लोन एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा जाएगा दैट दिस बिल्डिंग इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस लोन। उसका क्या मतलब हुआ? अगर जिसने बिजनेस फर्म ने, कंपनी ने लोन लिया है, अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाती है या इंटरेस्ट उस पे पे नहीं कर पाती है तो बैंक उस सिक्योरिटी को सेल ऑफ करके अपने पैसे रिकवर कर सकता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ये होती है प्राइमरी सिक्योरिटी या मेन सिक्योरिटी। कई बार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे लोन लिया है वो कहते हैं, सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया, आपने 40 लाख की बिल्डिंग सिक्योरिटी रख दी, बैंक कभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है तो वो कह रहे हैं आप और भी कुछ एडिशनल सिक्योरिटी रखो। तो ऐसे में डिबेंचर्स कैन आल्सो बी केप्ट एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, दे कैन बी ऑफर्ड एज एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, उसे कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी या कोलेट्रल सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ, मतलब पूरे अमाउंट के लिए नहीं कर सकते हम, सिक्योरिटी नहीं रख सकते डिबेंचर्स को। मेन सिक्योरिटी डिबेंचर्स को रखोगे आप, ये कह रहे हो? हाँ जी। नहीं, सोच के बताओ खुद ही, क्यों नहीं? 50 लाख का आपने लोन लिया है, क्यों? नाउ यू आर सेइंग कि बिल्डिंग वगैरह कोई एसेट रखने के बजाय 50 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दो एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, है ना? हाँ जी। तो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स भी तो लोन ही है। जब एक लोन पे नहीं हो रहा तो फिर डिबेंचर्स कैसे पे हो जाएंगे? तो ये प्रैक्टिकली कोई बड़ी अच्छी ऑप्शन नहीं है डिबेंचर्स, कीपिंग डिबेंचर्स एज सिक्योरिटी, और जनरली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे लेते भी नहीं है एज सिक्योरिटी। ये मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है इसकी, लेकिन अगर हो तो वो एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में होंगे। मेन सिक्योरिटी में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा डिबेंचर्स को, क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, आपसे सर, कोई बट हाँ बोलो। सर बट जो डिबेंचर्स है वो तो मतलब
लॉस हुआ तब भी देना ही पड़ेंगे ना, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को मिलता ही है उनका पेमेंट वापस, वो तो लोन भी पे करना ही तो है, एक तरह से वही बात हो गई। वो तो लोन वही तो भी। मतलब तो उन्हें मिल तो जाएगा अमाउंट। सी आराध्या, जो लोन लिया आपने, सपोज आई एम द बैंकर, यू हैव कम टू मी फॉर दिस लोन, ठीक है, आप मुझे कहती हो कि 50 लाख का लोन दे दो मुझे, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी रखो। आप बिल्डिंग अगर सिक्योरिटी रख रहे हो तो मैं एश्योर्ड हूं कि ठीक है, अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे तो बिल्डिंग में आपकी बिकवा के पैसे रिकवर कर लूंगा आपने, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं, कोई एसेट सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, आप डिबेंचर्स एज सिक्योरिटी में इशू कर देती हूँ आपको, ठीक है, तो मैं कहूंगा आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। वाई? क्योंकि जो लोन है मेरा आप ले रहे हो वो भी आपने रीपे करना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो। हाँ जी। उस पे इंटरेस्ट भी आपने पे करना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर आपने लोन वैसे ही पे कर देना होगा तो फिर मुझे डिबेंचर्स की क्या जरूरत है? लोन और डिबेंचर तो एक ही बात हो गई। डिबेंचर्स कोई ऐसी चीज नहीं है ना जिसे मैं बिकवा कर पैसे रिकवर कर सकता हूं मार्केट में। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो इसलिए मेन सिक्योरिटी तो कोई एसेट ही लेंगे वो, एज एडिशनल सिक्योरिटी डिबेंचर्स रखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं मोर ऑफ अ थेरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर? यस सर। अगर लोन का अमाउंट, सर मतलब हमें एक फिक्स एसेट ही रखना होता है। यस, मेन सिक्योरिटी तो एक या एक से ज्यादा एसेट्स ही होंगे, प्राइमरी सिक्योरिटी जिसे सर कहते बट हैं। बैंक ओके जैसे सर। आपने एग्जाम्पल, हाँ बोलो। सर जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें आपने 40 लाख की बिल्डिंग रखवाई थी 50 लाख के लोन के लिए, तो ऐसा बैंक क्यों करेगा, मतलब हाँ, तो जनरली नहीं ज्यादा की करेगा, लेगा। जनरली नहीं करेगा, वही मैं कह रहा हूँ। 50 लाख के लोन के अगेंस्ट जनरली उससे ज्यादा अमाउंट का ही एसेट वो एज सिक्योरिटी रखते हैं, नहीं तो एटलीस्ट उतने अमाउंट यस का, सर। ठीक है। डिबेंचर्स कैन बी गिवन एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, कि भाई अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से लोन का अमाउंट रीपे ना हो पाए तो आप इन डिबेंचर्स पे आपकी राइट हो जाएगी, आप डिबेंचर होल्डर हो जाओगे, फिर उसके डिबेंचर्स के फॉर्म में हम आपका लोन रीपे कर देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली डज नॉट मेक मच सेंस बट थ्योरेटिकली है, पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो हमें करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ओके सर। So these debentures are issued as an additional security over and above the primary security, कि अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से भी लोन रीपे ना हो पाए तब ये डिबेंचर्स एक्टिव हो जाएंगे, अदरवाइज तब तक ये डिबेंचर्स इनएक्टिव रहेंगे। मतलब इन पे ना कोई इंटरेस्ट पे करना है, ना इनका अमाउंट किसी को पे करना है हमने, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट पे मेंशन्ड होंगे, दैट्स ऑल। अगर लोन रीपे हो गया टाइम पे तो ये डिबेंचर्स हम कैंसिल कर देंगे, एक्टिव होंगे ही नहीं कभी, चाहे लोन डायरेक्टली पे हो गया या प्राइमरी सिक्योरिटी के थ्रू रीपे हो गया, तो इन डिबेंचर्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कैंसिल हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। लेकिन अगर लोन का अमाउंट रीपे नहीं हुआ और प्राइमरी सिक्योरिटी ऑल्सो फॉल्स शॉर्ट टू पे ऑफ द लोन, देन फॉर द रिमेनिंग अमाउंट द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे हमने लोन लिया था वो हमारा डिबेंचर होल्डर हो जाएगा उतने अमाउंट के लिए। इसका ये मतलब है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. When the loan amount is repaid, debentures issued as collateral security are returned to the company by the bank or the financial institution. If and when the loan amount and any interest is not paid when due, and even primary security is not sufficient to clear the dues, collateral security is realized to the extent of balance amount to be paid, ठीक है। These debentures do not carry any interest payment or any other obligation until they are realized as collateral security. अब आते हैं इनकी ट्रीटमेंट पे, कैसे दिखाना है इसे हमने अकाउंट्स में।
अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सच डिबेंचर्स कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट इन आइदर ऑफ द टू वेज, दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज लोन लिया है हमने 10 लाख रुपीस का और 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इज द एग्जांपल क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो पहला मेथड क्या है कि हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो जर्नल एंट्री, क्योंकि इन डिबेंचर्स पे अभी कोई राइट्स है ही नहीं, एक्टिव नहीं है, सो नो जर्नल एंट्री। और बैलेंस शीट में इन्हें कैसे दिखाएंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड पे नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने दिखाई 10 लाख और नोट्स में उसकी डिटेल दिखाई लोन 10 लाख का। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. उसके नीचे हम ब्रैकेट में लिख देंगे secured by issue of 1 lakh debentures of ₹10 each as collateral security। ठीक है, ये है पहला तरीका इन्हें ट्रीट करने का। क्योंकि ये डिबेंचर्स अभी कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो इसे हम अलग से लायबिलिटीज में या कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे, कोई जर्नल एंट्री भी नहीं करेंगे। सिर्फ बैलेंस शीट में जहां पर हम लोन दिखाएंगे, लोन के नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे secured by issue of 1 lakh debentures of ₹10 each as collateral security। इतना भी मेंशन करने की क्या जरूरत है ब्रैकेट में? अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल? फुल डिस्क्लोजर, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है Yes, sir. वो दिखानी है। डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हुए हैं, तो आज की डेट में ये लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना है क्योंकि ये लायबिलिटी बन सकते हैं फ्यूचर में। अगर लोन शॉर्ट टर्म था तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जगह शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे ब्रैकेट में हम दिखा देंगे। क्लियर? Yes. Second Yes, sir. method of treating debentures issued as collateral security is that we pass a journal entry। उस केस में हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, लिख लो डिबेंचर, पहला लिख लो, फर्स्ट इज नो जर्नल एंट्री। आप लिखो हेडिंग दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। Yes, sir. उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो नो जर्नल एंट्री। और नेक्स्ट लाइन में लिखो मेंशन द डिटेल्स ऑफ डिबेंचर्स बिलो द लोन इन ब्रैकेट्स। Yes, sir. उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो और OR। सेकंड मेथड लिखो जर्नल एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। Yes, sir. अब इस केस में पहले देखते हैं हम दिखाते कैसे हैं इन्हें। जहां पर हमने लोन दिखाया, ठीक है, लोन दिखा दिया अमाउंट कॉलम में 10 लाख नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके नीचे हम लिखेंगे 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इनर कॉलम में 10 लाख, और उसी के नीचे से डिबेंचर सस्पेंस लेस कर देंगे -10 लाख, तो नेट अमाउंट इनका नील आ जाएगा अमाउंट कॉलम में। अगर जर्नल एंट्री वाला मेथड हमने फॉलो किया है तो इस तरह से दिखाना है। क्लियर? Yes, sir. तो आपने ये एंट्री लिख ली है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो
show the details of debentures below the loan and subtract debenture suspense amount from it. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए हमें? फर्स्ट वाला इजी है, ठीक है ना? तो बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो, मतलब हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे और बैलेंस शीट में लोन के नीचे सिर्फ ब्रैकेट्स में डिटेल बता देंगे। क्लियर? सर इसमें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस क्यों है? क्योंकि ये एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट हुआ है सिर्फ एंट्री करने के लिए, तो डिबेंचर से ही रिलेटेड है तो डिबेंचर के नीचे ही लेस कर दिया ताकि नेट अमाउंट इन डिबेंचर्स का नील आ जाए, बिकॉज दीज डिबेंचर्स आर नॉट अ लायबिलिटी एट प्रेजेंट। ना ये डिबेंचर्स लायबिलिटी है ना ये डिबेंचर सस्पेंस एसेट है, सिर्फ उसे शो करने का एक तरीका है। ओके सर। ठीक है? यस सर। लेटर ऑन व्हेन लोन इज रीपेड or when the collateral security is realized, above journal entry is reversed. तो रिवर्स करके डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी क्लोज हो जाता है और ये वाला जो डिबेंचर्स अकाउंट था कोलेटरल सिक्योरिटी वाला ये भी क्लोज हो जाता है। तो लोन की रिपेमेंट वाली डेट पर इस जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। अगर हमने सेकंड मेथड फॉलो किया था तो रिपेमेंट की डेट पे दिस एंट्री इज रिवर्स। लिख लो नेक्स्ट लाइन में, on the date of repayment of loan, the above journal entry is reversed. Written? Yes, sir. यस सर। अब हम आते हैं, अगर लोन रीपे नहीं हुआ तब क्या होगा? ठीक है, लिखो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। यस सान्या। सर अगर हमारे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट ज्यादा है, जितना हमारा लोन है उससे ज्यादा है, तो जो हमारा सस्पेंस में बचा उस अमाउंट का क्या करेंगे? आपकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट जो है वो डिबेंचर्स के अमाउंट से ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना, जो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं, लोन से लोन से ज्यादा हो, होगा। डज नॉट मैटर। सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया, 20 लाख के डिबेंचर इशू कर दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है? यस सर। तो आप जर्नल एंट्री करोगे डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स 20 लाख, ठीक है? तो यहां पर आप दिखाओगे लोन 10 लाख, उसके नीचे आप लिखोगे 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 20 लाख, लेस डिबेंचर सस्पेंस माइनस 20 लाख, अमाउंट नील। ओके सर। ठीक है? तो जितने भी अमाउंट के डिबेंचर्स इशू होंगे एज कोलेटरल सिक्योरिटी उतने ही अमाउंट का डिबेंचर सस्पेंस होगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों का आपस में इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। ओके सर। अब एंट्री लिखो, लोन अकाउंट डेबिट प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट को क्लोज करना है रिपेमेंट वाली डेट पे। ये एंट्री होगी रिपेमेंट वाली डेट पे या जब भी हम सिक्योरिटी इन्वोक कर रहे हैं। उसके बाद लिखो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, और इसके आगे लिख लो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टिल लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे, अभी लिख लो पहले डिटेल्स। फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट,
interest from last interest payment date to the date of invoking security. हिया की डिवाइस से आ रही थी आवाज, अभी मैंने म्यूट कर दिया हिया आपको। टू एसेट अकाउंट, वैल्यू ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी, टू डिबेंचर्स अकाउंट, बैलेंस। ये एंट्री लिख के बताओ, फिर आगे एग्जांपल देखते हैं इसका। Yes, sir. Okay, now let us see this illustration 1. Antrix Limited took a loan of rupees 9 lakh from SBI. कितने का लोन लिया? 9 9 lakh. lakh. लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो पहले आप साथ साथ। On which interest was payable at 8% per annum. किस परसेंटेज पे? 8% per annum. ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ। Machinery was offered as a primary security. And 80,000 9% debentures of rupees 10 each were issued as collateral security. Journal entry for issue of these debentures was passed. On 31st March 2020, interest on loan outstanding was rupees 1,44,000. The company was unable to repay the loan and pay the outstanding interest. On 1st July 2020, SBI auctioned the machinery and realized rupees 5 lakh. It also exercised its right in debentures. Past journal entries of 1st July. लिख लिया? No, sir. ओके, इसको लिख लो और लिखने के बाद इसको आप ट्राई करना खुद। इसकी जो हमने अभी जर्नल एंट्री लिखी है ना, उसके हिसाब से क्या एंट्री होनी चाहिए ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एंट्री होनी चाहिए, ठीक है? Yes, sir. इसके लिए एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेना, हाफ पेज का, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या अमाउंट्स होने चाहिए। एनी डाउट एनीवन? नो? ओके, थैंक यू। Thank you, sir.